हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी में सन्निकटन को समझेंगे और सन्निकटन यानी सन्निकटन के योग की समझ को सीखेंगे। ये सन्निकटन थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। इसको हम एस्टिमेट कह देते हैं, यानी जब हम कोई चीज़ जोड़ते हैं, मान लीजिए वो जैसे हम बोलते हैं 749 और बोल दो आपकी भाई 860 रुपये, तो हम क्या करते हैं जब ऐसे जोड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। अगर हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में सिखाया था, अगर मैं 749 को 700 बना दूं और 860 को मैं 900 बना दूं तो इनको जोड़ना आसान होगा और इनका जो योग होगा वो लगभग उसी के आसपास ही होगा जितना कि एग्जैक्ट आना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं सन्निकटन योग की समझ, यानी एस्टिमेशन लगाना, यानी एस्टिमेट को जोड़ना। ऐसे ही हम मान लीजिए कोई हमारे घर में कुछ पार्टी होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई हाँ गुब्बारे आ जाएंगे 400 रुपये के, और जो टोपियां हैं, मान लीजिए बर्थडे ही मना रहे हैं कि भाई बर्थडे कैप आ जाएंगी 500 रुपये की, और जो मोमबत्ती आ जाएगी वो 50 रुपये की आ जाएगी। लेकिन हालांकि हो सकता है कि ये सब की कीमत कुछ एग्जैक्ट अलग अलग हो, जिसका योग हो सकता है उसके आए दाएं हो जितना आपने एस्टिमेट लगाया हो। तो इसको हम कहते हैं सन्निकटन योग की समझ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मैं जो इसकी इंग्लिश वाली वर्कशीट बनाऊंगा उसका लिंक भी आपको हिंदी वाली वर्कशीट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम में समझने वाले हैं उन्हें कोई मुश्किल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती हैं, जैसे कि आपकी मम्मी भी जाती होंगी। 2 उपहार जो उन्हें पसंद आए, उनकी कीमत थी 1175 रुपये और 449 रुपये। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन 2 उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो देखिए, अब इनको एग्जैक्ट लगाना, सोचना, तो क्यों ना हम इसका अनुमान लगाएं। तो अब हम उसी तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अमरेंद्र और कटप्पा 2 लोग हैं जिन्होंने उनके इन उपहारों का अनुमान लगाया अलग अलग तरीके से, और देखते हैं कि किसका अनुमान बिल्कुल सटीक बैठता है, यानी एग्जैक्ट उतना ही बैठता है जितना कि उनको चाहिए। अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। तो पहले हम देखेंगे कि अमरेंद्र ने कैसे किया। अमरेंद्र ने क्या किया, पहले उपहार जो कि 1175 रुपये का था उसका निकटतम सैकड़े में आकलन किया। आपको याद है ना, मैंने सैकड़े में राउंड ऑफ करना कैसे सिखाया था आपको। अगर 1175 है और सैकड़े में हमें करना है तो हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट, यानी कि ये वाली डिजिट 75। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो अगले में जाएगा, 50 से कम है तो पिछले में जाएगा। तो 1175 है तो 1200 में मैंने उसका निकटतम सैकड़े में आकलन कर दिया। फिर दूसरे उपहार की कीमत थी 449 रुपये। तो हम कई बार हम भी तो ऐसे अंदाज लगाते हैं, भाई 449, चलो 400 का लगा लेते हैं इसको, तो वही वाली बात है। तो 449 का जब मैंने निकटतम सैकड़े में आकलन किया तो वो बना 400 रुपये, क्योंकि 50 से कम है ना, सैकड़े में करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। तो 400 कर दिया। तो जब मैंने 1200 और 400 को जमा किया तो उत्तर आया 1600 रुपये। और जबकि अगर आप इनकी एग्जैक्ट कीमत निकालेंगे तो वो बनेगी 1624 रुपये। यानी कि अगर मैं 1175 और 449 रुपये को जोड़ूं तो मेरी जो एग्जैक्ट कीमत बनेगी वो 1624 रुपये बनेगी। लेकिन मेरा अनुमान निकला लगभग 1600 रुपये मेरे पास खर्च होंगे। लेकिन जो कटप्पा ने हल निकाला उसने कैसे निकाला कि पहले उपहार को उसने 1175 को 1000 में उसने राउंड ऑफ कर दिया, 1000 में उसका आकलन कर दिया। तो जब 1000 में करेंगे तो 3 अंक देखने होते हैं, 175 है, 3 अंक
500 से कम होंगे, 1000 में करने के लिए 500 से कम होंगे तो वो पहले वाले 1000 में जाएंगे, और अगर 500 से ज़्यादा होंगे तो वो अगले वाले 1000 में जाएंगे। तो 1175 को उसने 1000 में जब आकलन किया तो राउंड ऑफ करके बना 1000 रुपये। और 449 को जब हमने 1000 में आकलन किया, क्योंकि ये तो 500 से कम है तो इसलिए उसको 0 बना दिया, क्योंकि या तो 1000 होगा या फिर 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। तो इसने जब आकलन किया तो इसकी लागत आई 1000 रुपये। अब आप बताइए दोनों में से 1600 रुपये और 1000 में से कौन सा 1624 के ज़्यादा नज़दीक है? अमरेंद्र वाला। तो इसलिए अमरेंद्र का जो अनुमान था वो सही था। और इसमें आगे लिखा भी है कि क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आकलन करेंगे। तो हमें यही करना है कि जिसमें हमें सहूलियत होती है, यानी जिस अनुमान के द्वारा हम उसके ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हैं उसको ही हम मानेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि देखिए, अनुमान जो है वो उचित और तार्किक होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि सटीकता होनी ज़्यादा ज़रूरी है। आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है ये भी हमें लगाना पड़ेगा। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह उचित और अधिक तार्किक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई 1624 बनता है और हमारे पास 1600 है, तो इसका मतलब हम उसके ज़्यादा नज़दीक हैं। लेकिन अगर हम उसको 1000 में कर देंगे तो वो तो सही हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कोई सब्जी वाले या कोई दुकानदार वो फटाफट कैसे अनुमान लगा लेते हैं इतने सारे पैसों का बिना कैलकुलेटर में किए हुए। तो वो भी यही अनुमान लगाते हैं। तो आपको भी ये अनुमान लगाना आना चाहिए ताकि आपका हिसाब किताब जल्दी से जल्दी हो जाए। अब जैसे हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि योग का अनुमान लगाना। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1000 में ही उसको राउंड ऑफ करना है या 100 में करना है। आपको जिसमें आसानी होती है और जो अनुमान आपका उसके ज़्यादा नज़दीक पहुंच पाता है वही सही है। जैसे पहला प्रश्न है कि अनुमान लगाइए 8891 जमा 4201। तो अब हम जब इनको निकटतम 1000 में आकलन करके देखते हैं तो 18891 का जो निकटतम आकलन होगा, देखिए 1000 में करने के लिए पीछे के 3 अंक देखते हैं। अगर 500 से ज़्यादा है तो वो 19000 हो जाएगा और 500 से कम होता तो वो 18000 रहता। इसलिए 18891 का हो गया 19000 और 4201 का निकटतम आकलन हो गया 4000, क्योंकि ये 3 अंक 500 से कम है इसलिए वो 4000 हो गया। और जब मैंने इसको दोनों को जोड़ा 19000 और 4000 को, तो उत्तर आया 23000। जबकि जो अगर मैं इनको एग्जैक्टली जोड़ूं 18891 और 4201 को जोड़ूंगा तो ये आएगा लगभग 23092 रुपये। 23092 रुपये। तो इसका मतलब मेरा ये जो आकलन हुआ, मेरा जो ये एस्टिमेशन हुआ बिल्कुल सही है, क्योंकि 23092 आ रहा था एग्जैक्टली और मैंने अनुमान लगा के उसको 23000 तक पहुंचाया। तो मैं ज़्यादा नज़दीक हूँ, इसलिए मेरा आंसर सही है। फिर दूसरा है कि अनुमान लगाइए 429 और 8691 को। तो यहाँ पर तो हमें बताया गया कि सैकड़े में आकलन कर लीजिए। 429 का हमने आकलन जब किया सैकड़े में, तो सैकड़े में आकलन के लिए 2 अंक देखते हैं। 29 50 से ज़्यादा है तो 500 बन जाएगा, 50 से कम है तो 400 ही रह जाएगा, इसलिए 400 हो गया। फिर 8691 है, फिर आपको 2 अंक देखने हैं कि अगर 50 से ज़्यादा है तो 8700 में चला गया, 50 से कम होता तो 8600 ही वो रहता। तो जब मैंने इनको प्लस किया तो उत्तर आया 9100। और जबकि अगर इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 9120। तो अब बताइए कि हम कौन किसके ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब जब 9120 और 9100, तो इसका मतलब हमारा जो एस्टिमेशन है, हमारा जो अनुमान है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम करेंगे अंतर का अनुमान लगाना, यानी आपको घटा का अनुमान लगाना है और वो भी आपके नज़दीक ही होना चाहिए। कि जैसे कई बार हम बाज़ार में नहीं जाते, बाज़ार में जाके हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इतने पैसे हुए और हमें इतने पैसे देने, तो कितने पैसे बचेंगे हमारे पास। तो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई, मान लीजिए अगर 3250 रुपये बच रहे हैं तो हम कह देंगे हाँ भाई 3300 रुपये बच रहे हैं हमारे पास।
तो इसका मतलब ये क्या है, अनुमान है। तो चलिए अनुमान लगाते हैं। प्रश्न 1 है, अनुमान लगाइए 9876 में से 6789 को हमें घटाना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि आकलन 1000 में आकलन करना है। तो जब हम 9876 का 1000 में आकलन करेंगे तो 1000 के लिए 3 अंक देखने होते हैं, 500 या 500 से ज़्यादा, तो ये बन जाएगा 10,000। फिर 6789 के लिए 1000 का करेंगे तो 3 अंक देखेंगे, 500 से ज़्यादा है तो हमने 7000 कर दिया। तो जब हमने इनको दोनों को माइनस किया, घटाया, तो उत्तर आया 3000। और जब हम अगर वास्तव में इनको घटाते तो हमारा उत्तर क्या आता, हमारा उत्तर आता है 3087। तो इसका मतलब जो अनुमानित अंतर है वो हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अनुमान लगाइए 90,476 में से 10,241 रुपये आपको घटाने हैं। तो इसका हमें सैकड़े में आकलन करना है। तो सैकड़े में आकलन करने के लिए आपने क्या किया, सैकड़े में करने के लिए हमेशा 2 अंक देखते हैं, पीछे के 2 अंक देखते हैं, 50 या 50 से ज़्यादा। तो 90,476 को अगर मैंने सैकड़े में इसका आकलन किया तो ये बन गया 90,500 रुपये, बिल्कुल सही। फिर 10,241 में मुझे पीछे के अंक देखने, क्योंकि 41 है, 50 से कम है, तो मैंने इसको 2,200 में राउंड ऑफ कर दिया। तो जब मैंने इन दोनों को घटाया तो इसका उत्तर आया 80,300। और अगर मैं वास्तविक में इन दोनों को घटा के देखूं तो मेरा उत्तर आता है 80,235। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो आकलन है बिल्कुल सटीक बैठा है, क्योंकि ये 80,300 इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इस तरीके से आपको अब जो प्रश्न आ रहे हैं उनको भी इसी तरीके से करना है, अनुमानित योग ज्ञात करना है और अनुमानित अंतर ज्ञात करना है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जहाँ पर भी इजी लगता है आप उसको उसी में ही आप उसको राउंड ऑफ कर दें और उसको जमा या घटा करें। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कि 841 और 181। तो देखिए मैंने तो इनको सबको सैकड़े में ही इनको राउंड ऑफ कर दिया है, सैकड़े में इनका आकलन कर दिया है। मैंने इसको सैकड़े में कर दिया, 1000 में ना करके सैकड़े में कर दिया, जिससे मुझे बहुत आसानी हुई और मेरा एस्टिमेशन उसके नज़दीक पहुंच गया है। तो देखिए जैसे कि मैंने इसको सैकड़े में आकलन कर दिया, तो 841 को जब मैंने सैकड़े में किया तो मुझे पीछे के 2 अंक देखने हैं। 50 से ज़्यादा होगा तो वो 900 बन जाएगा, 50 से कम होगा तो 800 रह जाएगा, 800। फिर ऐसे ही 181 है, 50 से ज़्यादा है, 181 जो 50 से ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको 100 से 200 में बदल दिया। तो 800 और 200 बन गए 1000। जबकि मैं अगर इन दोनों को जमा करता तो मेरा उत्तर आता 1022। तो इसका मतलब मेरा एस्टिमेशन जो है इसके नज़दीक है, तो इसका मतलब ये सही है। क्योंकि अगर मैं इसको 1000 में कर दूं तो ये तो बन जाएगा 1000 और ये बन जाएगा 0, तब भी थोड़ा सा इस मामले में सही हो सकता है, लेकिन यही तरीका सही है। फिर दूसरा है, जैसे मान लीजिए 2400, 2400 और 6891। तो मैंने इसमें भी उसको सैकड़े में ही किया है, तो 2400 को तो 2400 ही रहने दिया, लेकिन 6891 जब सैकड़े में करूँगा तो 6891 का 6900 मैंने बना दिया। जब मैंने इनको जोड़ा तो मेरा उत्तर आया 9300 रुपये। लेकिन अगर मैं इनको वास्तविकता में जोड़ता तो उत्तर आ रहा था ये वाला 9291। तो इसका मतलब मेरा जो अनुमानित योग है वो बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है 9875। इसको भी मैंने सैकड़े में ही किया है, तो 9875 का 9900 ही बनेगा। और 5478 का कितना बनेगा, 5000। देखिए 9875 का मैंने उसको सैकड़े में जब राउंड ऑफ किया तो बन गया 9900, और 5478 को किया तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके 5500 बना दिया, क्योंकि 50 से ज़्यादा नंबर है इसलिए 5500। तो कुल योग आया 15400। जबकि मैं इनको जोड़ के देखता तो मेरा उत्तर आता ये वाला। इसका मतलब मेरा अनुमानित योग बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हमें अनुमानित अंतर ज्ञात करना है। तो जैसे इसको भी हमने सैकड़े में ही करना है, सैकड़े में ही आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका उत्तर ज़्यादा नज़दीक आएगा सैकड़े में। 8299 को हमने किया
जब सैकड़े में किया तो 8300 वो बन गया। 5000 का 5000 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने 8300 में से 5000 को घटाया तो उत्तर आया 3300, और जबकि अगर हम एग्जैक्टली इसको घटाते तो उत्तर आ रहा था ये वाला। तो इसका मतलब हमारा अनुमान बिल्कुल सही है। फिर है 9999, इसको तो जब हम करेंगे सैकड़े में भी करेंगे तो उत्तर आएगा 10,000, और 5421 का बन जाएगा 5400, क्योंकि 50 से ये कम है ये नंबर, इसलिए 5400। तो जब मैंने इसको घटाया तो उत्तर आया 4600, जबकि हम इसको एग्जैक्टली घटाते तो उत्तर आ रहा था 4578। इसका मतलब हमारा ये आकलन बिल्कुल सही है। फिर 2541 को हमने जब किया, राउंड ऑफ किया, तो वो बना 2500, 2500। इसको भी हमने सैकड़े में करना है, और 524 का बनेगा 500, क्योंकि अगर 550 होता तो हम 600 कर देते। तो जब मैंने इसको किया तो उत्तर आया 2000, और जबकि अगर हम इसको एग्जैक्टली माइनस करते तो उत्तर आता ये वाला। तो इसका मतलब हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि ये हम अक्सर चीज़ें जब बाज़ार जाते समय बाज़ार में हम अनुमान लगाते हैं तो इसी तरीके से लगाते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए, और कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनिए। धन्यवाद।